हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल। सभी व्यूवर्स को जय हिंद। एयरफोर्स के जवानों को जय हिंद। आइए हम लोग अपने मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और कल के सेशन में हम लोगों ने 27 जो रिमेनिंग था पीछे का उसको हमने कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉक मॉक टेस्ट नंबर 30। तो गाइज एक बार वीडियो को शेयर कर दें सभी के पास। और जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनके पास आप शेयर कर सकते हैं, एक बार शेयर कर दें और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करते चल रहे होंगे, ठीक है। और आपको आंसर्स टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि उनको प्रॉपरली आंसर्स मिलते रहें, आप आंसर्स मैच भी कर पाए। इवन अगर किसी क्वेश्चन का आंसर छूटता है तो आप वहाँ पर मैच कर पाए, ठीक है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले, ठीक। पहले क्वेश्चन से तो ये रहा डियर आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर करने की आप कोशिश करिए बच्चा। देखिए आप लोगों में से कितने लोग इसका सही आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताइए कितने लोग सही आंसर बता पा रहे हैं इस क्वेश्चन का बच्चा। ध्यान से पढ़िएगा, आसानी से करने की कोशिश करिए, आप बड़े आसानी से बता पाएंगे। मैं चाहता हूँ आप ही लोग आंसर दें, ठीक है। सबसे अच्छी बात रहेगी अगर आप स्वयं आंसर देंगे तो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और देखिए मेरे ख्याल से आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बच्चा। वीना सेड दैट ही हैड बॉट अ कार द प्रीवियस डे। अब मैंने कहा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करिए जब भी नरेशन के वॉइस के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का आप यूज करिए जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आए। तो यहाँ पर वीना सेड दैट लिख रहा है, ठीक है, सब में सेड लिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद सभी में आई लिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद सी हैड बॉट लिख रहा है, हैड बॉट इसका मतलब है दो सिचुएशन में ये कर सकता है, या तो पास्ट परफेक्ट ही रहा हो या तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट चेंज करेगा, उसका क्लिव आगे मिलेगा। तो अब बाकी के ऑप्शन हटाइए, हैव बॉट हटा और केवल बॉट हो सकता है, हेड बॉट हो सकता है। अब देखो ऑप्शन तीन जगह फंस रहा है आपका, मतलब बी सी डी तीन ऑप्शन हो सकते हैं। आई बॉट अ कार, आई हैड बॉट अ कार, आई बॉट अ कार। एक देखो सबसे पहले डी वाला और हट गया, द प्रीवियस डे। यस्टरडे को चेंज करके आपने प्रीवियस डे लिखा होगा तो यस्टरडे वहां पर होना चाहिए, डी वाला भी हटा। अब बी और सी में आपकी मेन फाइट बची, मेन जो द्वंद्व युद्ध है बी और सी के बीच में। बी और सी में जरा ध्यान से देखो, दोनों में यस्टरडे लिख रहा है, एक में हैड बॉट लिख रहा है, एक में केवल बॉट लिख रहा है। अब आप सोचो क्या सही हो सकता है, क्योंकि इसने यस्टरडे लगा रखा है, यस्टरडे लगा रखा है, इसका मतलब क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसका मतलब है राइट आंसर विल बी बी, सेकंड इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, ओके गुड, यू आर डूइंग वेल, बढ़िया कर रहे हो। आइए अगले क्वेश्चन में, चलिए महारथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, ठीक है। चलिए तो इसका जरा आप लोग आंसर बताइएगा, क्या आंसर हो सकता है इसका। मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन प्रॉपरली विजिबल हो, प्रॉपरली दिखाई दे और आप आंसर कर पाए। करिए इसका आंसर्स करिए सभी लोग, बताइए जरा इसका आंसर्स कितने लोग सही कर पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिख रहा है, द सेज सैड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब इसमें क्या करोगे आप, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करिए। जैसा कि मैं आपको कहता रहता हूं कि बिना ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के आप जगह जगह फंसेंगे, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, उसके माध्यम से आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए एक बार कोशिश करिए क्या कर पा रहे हैं इसमें। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये लिख रहा है बच्चा, इसको सॉल्व करके बताने की कोशिश करिए आप, क्या सही आंसर होगा इसका। ओके ओके, कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं। चलिए
बिल्कुल आसानी से द सैज सैड दैट। अब ये अंदर वाला जो स्टेटमेंट लिखा है ये एक फैक्ट लिखा है, इसको आप चेंज नहीं करोगे। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो द सेज सैड दैट, बाकी जो कहते हो आप नोट डाउन कर दीजिए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ही हो जाएगा। बाकी में देखिए सब में चेंज कर रहा है। ठीक है, एक में हेल्प लिख दे रहा है, एक में हेल्प्स कर दे रहा है। ठीक है, इस वजह से गड़बड़ है। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट। आसान सा है ये भी आंसर, आप में से ज्यादातर लोगों को बच्चों के सही है। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। हु, पैसिव ऑफ हु और हुम में आपको पढ़ाया था, कौन सा सही आंसर होगा देखिए एक बार। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, ये ऐसे लिख रहे हैं। अब इसको क्या करोगे, हु पहले लिखोगे, बिल्कुल क्लियर है। हु के बाद आप इसको किस में ले जाओगे, और वहां पर लिख रहा है आर यू टॉट, इसका मतलब यूज कर रहा है ये कौन सा टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज कर रहा होगा, तभी इज एम आर के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा पा रहे हो। इसका मतलब प्रेजेंट डेफिनेट में लिखना है। ठीक है, तो पहला वाला तो टोटली गलत है, हु के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगी, यू आएगा नहीं, पहले चूंकि इंट्रोगेटिव लिख रहे हो। ए वाला हट गया। बी वाले में बच्चा हु टीच यू में भी हो सकता है। सी वाले में हु टीचेज यू, और लास्ट वाले पे हु टीच यू इंग्लिश बाय, तो बाय तो इसमें लगेगा नहीं चूंकि पैसे बना नहीं रहे हो, तो डी वाला हट गया। मेनली फाइट फिर से बी और सी को लेकर के है। बी और सी में बच्चा ध्यान से देखो, हु टीच हु टीचेज, और आगे यू लिख रहा है, इसका मतलब सही आंसर कौन सा होगा बच्चा, बी। ठीक है, तो मेन आंसर इसका सही होगा थर्ड का बी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है, माई फादर गिव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूँ, ये क्वेश्चन आपने नाउन पे पढ़ा था, नाउन पे इसको सॉल्व किया था। ठीक है, अब आप बताओ जरा क्या सॉल्व कर पाओगे। नाउन पे इस क्वेश्चन का जिक्र हम लोगों ने किया था, क्या आप इसे बता पाएंगे आप। ठीक है, देखो कोई ना कोई ऐसा टर्म मिल रहा होगा जिसकी हमने चर्चा की होगी नाउन पे। ये देखिए बच्चा, अब इसमें एक चीज ये ह्यूमन वाला कल छूट गया था, इस वजह से मैंने इरेज भी नहीं किया था कि ह्यूमन का मतलब एक नाउन होता है, एक एडजेक्टिव होता है। पहला वाला जो है वो नाउन है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है बच्चा नाउन, ये होता है बच्चा एडजेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब होता है मानव, मानव। ठीक है, और इसका मतलब होता है बच्चा मानवीय। जैसे ह्यूमन क्वालिटीज, अगर मैं मान लिया यहाँ पर ऐसे लिखूं, और यहाँ पर मान लिया एक नाउन में लिख दूं क्वालिटीज, क्वालिटीज, और आपको दोनों ऑप्शन दे दिए जाए ह्यूमन और ह्यूमन फिल करने के लिए, तो आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे, HUMANE, ह्यूमन क्वालिटीज। नाउन हो गया, नाउन को मॉडिफायर क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, तो यहाँ पर ये लिखेंगे ऐसे। क्लियर है, गॉट इट। चले ओके, समझ आ रही बात। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। माई फादर गिव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स हो जाएगा। आप ये आपने पढ़ा था कि ऐसे नाउन जो पेयर के रूप में यूज होते हैं वो हमेशा प्लूरल ही होते हैं। ठीक है, और प्लूरल ही लिखे जाते हैं बच्चा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो प्लूरल ही होते हैं और प्लूरल ही लिखे जाते हैं, दोनों बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो वही काम आपको यहाँ पर करना है। तो प्लूरल कैसे लिखोगे वो समझो आप। प्लूरल जैसे आपने बहुत सारे वर्ड सीखे थे, उसी में से एक आपने ये सीखा था बच्चा बाइनोकुलर्स। इसको कभी ऐसे नहीं लिखोगे बाइनोकुलर, हमेशा कैसे लिखोगे, बाइनोकुलर्स ऐसे लिखोगे। ये आपका सही होगा, ये आपका रॉन्ग होगा। तो बाइनोकुलर गलत है, बाइनोकुलर्स बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर, समझ आ रही बात बच्चा। जैसे आप लिखते हो सीजर्स लिखते हो, टोंग्स लिखते हो, स्पेक्टिकल्स लिखते हो, गॉगल्स लिखते हो। ठीक है, पिंसर्स लिखते हो, तो उसी तरीके का एक वर्ड आपका बाइनोकुलर से, इसका मतलब होता है दूरबीन। दूरबीन में दो लेंस लगे, जिस चीज में दो पार्ट होते हैं, या तो नंबर में दो हो या तो उसमें दो पार्ट हो, वो हमेशा प्लूरल ही लिखे जाएंगे और प्लूरल ही होते हैं। तो जैसे बाइनोकुलर, सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ये सारे आपको बताए थे। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में जो रॉन्ग पार्ट है वो बच्चा हमारा कौन सा रॉन्ग पार्ट है, बी। तो माई फादर गिव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, ध्यान से देखिए, आंसर करिए। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखते ही दिल में घंटियां बज गई होंगी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है।
पहले कर चुके हैं, ठीक है, कई बार इसके घंटा मारा है, आज एक बार फिर से मिल गया, फिर से घंटा मारने का मौका है, ठीक है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये हमने किया था। ये दो स्टेटमेंट मैंने कहा था बिल्कुल याद कर लो, अक्सर एग्जाम में आते ही आते हैं। बकायदे इनके बारे में हमने डिस्कशन भी किया था। एक है आपका कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है, वहां पर स्विट्जरलैंड के पहले आर्टिकल दा यूज करते हो। और एक ही है आपका कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पर शेक्सपियर के पहले आर्टिकल दा यूज करोगे। क्यों यूज करते हो वो कहानी पूरी आपको पीछे समझाई हुई है, ठीक है। ओके, अगले वाले पे आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 6। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स आर लेफ्ट फॉर द ट्रिप। अच्छा क्वेश्चन है, एक एक पार्ट तोड़ो। जब भी कॉमन एरर के क्वेश्चन में फंसो हमेशा एक एक पार्ट को तोड़ करके आप सॉल्व किया करो, ठीक है, बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे फिर, ठीक। तो द टीचर एज वेल एज, जब एज वेल एज लगा होता है, आपने ये पढ़ा था, ये बात पढ़ी थी कि जब कभी भी एज वेल एज लगा हो बच्चा, एज वेल एज, ठीक है, तो यहाँ पर S1 लिखा होगा और यहाँ पर बच्चा लिखा होगा S2, ठीक है। और वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू S1, जो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, S1 के थ्रू आएगी। ये सारी बातें आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं मैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, टीचर के अनुसार आनी है, लेकिन आगे आप देखो ऑल लेफ्ट, लेफ्ट में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आप किसी के साथ यूज करो, ठीक है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट है, उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, है। ये आर्य समाज के तरीके वाली वर्ब होती है, ठीक है, कि वो एक अलग दुनिया में अलग टसन में रहते हैं, ठीक, तो अलग टसन में रहते थे। तो वैसे इस तरीके की वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जिस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर लेफ्ट जो लिख रहा है वो सेकंड फॉर्म ही लिख रहा है। जब सेकंड फॉर्म लिख रहा है बच्चा तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, फॉर द ट्रिप आगे नो एरर, तो इसका मतलब पार्ट नंबर डी बन जाएगा। किसी में एरर नहीं मिली इसलिए ये हो गया आपका कौन सा, नो एरर, ठीक है। आइए अगले वाले पे आओ, इसमें उड़ाओ भाई गर्दा, ये PQ RS का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो सॉल्व करो, क्या करोगे इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करोगे, ये देखो जरा, कोशिश करो एक बार, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। और ये आपको PQ RS बड़े बाकायदे व्यवस्थित कराए मैंने एक एक स्टेप, ठीक है, कि आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कर पाए सारी चीजों को। तो इसमें देखिए कौन सा आपका पहला हो सकता है, कहाँ पर मैंडेटरी पेयर बन सकता है, ठीक है, मैंडेटरी पेयर बनाइए और फर्स्ट कौन सा होगा वो पता करिए, इससे आपका आंसर निकल आएगा। हाँ थोड़ा सा ऑप्शन शायद विजिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन आप पढ़ सकते हो आसानी से। QSPR पहला लिखा है, RQSP लिखा है, RPSQ लिखा है और QRSP लिखा है, ठीक है, ये ऑप्शन है आपके। चलिए मैंडेटरी पेयर बनाइए आप। हाँ सुशील बिल्कुल भाई सही कर पा रहे हो आप। चलिए देखिए मेरे साथ सॉल्व करिए, बड़े आसानी से कर पाओगे। क्या लिख रहा है, लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या आप फिल कर रहे हो, एन ऑस्ट्रेलियन फॉर्म काउज वेटिंग किल्ड 68 डेयरी टू बी मिल्क्ड ऑन। अच्छा चलिए इसमें देखो कहाँ से बन सकता है बच्चे, इसमें पहले तो देखो क्यू पहला या आर पहला, पहले चेक कर लो, ठीक है। तो आ लाइटिंग स्ट्राइक काउज वेटिंग, नो 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 नो, आर पहला हो जाएगा। किल्ड 68 डेयरी, ठीक है, और इसके बाद क्या करोगे, डेयरी काउज वो मैंडेटरी पेयर बन रहा है आपका आर के साथ क्यू का, ठीक है। तो आर के साथ क्यू और आर पहला हो गया, इसका मतलब बन गया कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। तो जो बच्चे बी ऑप्शन कर रहे थे उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे, सिनोनिम्स ऑफ एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, ठीक है, जो किसी लायक ना हो। इसी से बनता है बच्चा वर्ड, एक बनता है एबॉर्शन, ठीक है, वो इसी का नाउन फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है, इसी का नाउन फॉर्म बन जाता है एबॉर्शन। तो एबॉर्टिव उससे आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो, तो आप समझ आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। अनप्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव, सक्सेसफुल, एप्ट। एप्ट के बारे में जानते हो, एप्ट का मतलब आप जानते हो सुटेबल होता है, एप्ट का मतलब होता है सुटेबल, ठीक है, जिसको एप्रोप्रिएट बोलते हो बच्चा, एप्रोप्रिएट, ठीक है।
और एक आपका अपोजिट भी होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये बात भी हम लोगों ने पढ़ी थी। अपोजिट की दो मीनिंग होती हैं, एक ये होता है ओ डबल पी ओ एस आई टी ई, एक होता है ए डबल पी ओ एस आई टी ई। इस अपोजिट का मतलब होता है सटीक, उपयुक्त, और ये अपोजिट कैसा होता है, उल्टा। ठीक है, तो ये अपना ध्यान रखिएगा। जैसे पर्टिनेंट इसी में आ जाता है बच्चा आपका, पर्टिनेंट ये भी आ जाता है आपका इसी में। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, अनप्रोडक्टिव। सिनोनिम्स पूछ रहा है, सिनोनिमस वर्ड पूछ रहा है, तो प्रोग्रेसिव अपोजिट है सक्सेसफुल, एप्ट, बाकी सभी आप जानते हो। तो राइट आंसर विल बी फर्स्ट, पहला सही आंसर होगा इसका बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 का। आइए 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एंटोनिम्स ऑफ वेव। वेव, वेव कर देना किसी चीज को, इसका मतलब किसी चीज को छोड़ देना। वेव आप कर दिया आपने, मतलब छोड़ दिया। ठीक है, रिमूव कर देना, एब्जर्व कर देना, इम्पोज करना, ठीक है, एक्टिव करना। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, बताएं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये क्वेश्चन चलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इनमें से चारों ऑप्शन आप जानते हो, मीनिंग जानते हो। ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मिस स्पेल्ट आपको निकालना है। मिस, आप तो समझ गए होगे कि जहाँ करेक्ट स्पेल्ट लिखता है वहाँ में चारों में से करेक्ट निकालना है, और जहाँ मिस स्पेल्ट लिखता है वहाँ पर 4 में से रॉन्ग वाला निकालना है। तो यहाँ पर कह रहा है ऑब्स्टिनेट, जिद्दी टाइप का व्यक्ति, इररिजोल्यूट, जो बिल्कुल दृढ़ ना हो, डिससेटिस्फिकेशन, संतुष्टि का ना होना, रेलेंक्विश, गलत लिखा है बच्चा। ठीक है, रेलेंक्विश जब आप लिखोगे तो स्पेलिंग कुछ ऐसे होनी चाहिए, RELINQUISH। इसने शुरू में ही गड़बड़ लिख दी है, इसने लिख दिया RILE करके लिखा है, इस वजह से गलत हो गया। तो इसका 10 का जो सही आंसर होगा डी। ओके गुड, बढ़िया कर रहे हो भाई। अगले वाले पे, ही हैड टू पे फाइन बीइंग लेट। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई उसको क्या करना पड़ा, एब्सेंट हुआ, इस वजह से उसको फाइन पे करना पड़ा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एट लगाओगे, ऑन लगाओगे, फॉर लगाओगे, बाय लगाओगे। हालांकि आंसर तो ज्यादातर बच्चे बिल्कुल सही बता पाएंगे यहाँ पे। और आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, आंसर बिल्कुल आसान है इसका, कि आंसर यहाँ पर आप लगाओगे, आप में से ज्यादातर बच्चे लगाएंगे फॉर। ठीक है, और फॉर आंसर इसका सही भी है बच्चा। क्यों सही है उसका रीजन समझो, क्योंकि फॉर बताता है, जब भी आप फॉर लगाते हो तो फॉर बताता है प्रपोजिशन के केस में, ये बताता है बच्चा पर्पज। ये क्या बताता है, पर्पज। ठीक है, किस कारण उसे पनिश किया गया और वो फाइन देना पड़ा, तो वो लेट होने के कारण, तो फॉर बीइंग लेट। तो जब जब आप पर्पज बताओगे उस केस में हम फॉर का यूज कर लेते हैं। जैसे कहा जाए आई वेंट देयर फॉर सपोर्टिंग माय फ्रेंड्स, मैं वहां गया, क्यों गया। ठीक है, तो जब भी ये फॉर, एक देखिए अच्छा क्लू बताता हूँ मैं आपको कि फॉर क्या बताता है बच्चा, फॉर बताता है पर्पज, और जब भी पर्पज बताता है तो आप इसमें क्या किया करो, वाई लगा करके देख लिया करो बस। अगर वाई का रिप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब श्योर है कि फिर आप फॉर लगाओ। ठीक है, तो ही हैड टू पे फाइन, वाई, फॉर बीइंग लेट। ही हैड टू पे फाइन, वाई, फॉर बीइंग लेट, आंसर मिल जाएगा वाई का आंसर। जैसे एक चीज मैंने और बताई थी आपको कि अगर कहीं पर आंसर मिले बच्चा हुज से आंसर मिल जाए तो फिर श्योर हो जाते हो कि अब ऑफ ही आना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे आपकी मदद करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला सवाल। बताएं भाई, 12 का आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सबसे पहले आंसर देता है। सबसे पहले आंसर देने वाले को क्या किया जाए भाई, सबसे पहले आंसर देने वाले को कोई नाम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ नाम लिया जाएगा। वो तो भाई आंसर 12 और 13 दो सवाल आपके बैक टू बैक है, दो क्वेश्चन, दोनों के आंसर बताइए आप लोग। अबाउंड्स, अबाउंड्स के साथ क्या लगाओगे, अबाउंड्स के साथ, ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये छोटे छोटे पॉइंट आप एक जगह नोट्स में व्यवस्थित करते जाइए,
जिससे आपको मदद मिले, और आपको इन्हीं सारे पॉइंट से बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो आप कोशिश करो इन सारे पॉइंट्स को एक साथ नोट डाउन करने की। ठीक है, जो भी पॉइंट्स नया मिले उसको व्यवस्थित करके एक जगह पूरा नोट करते चलो, फिर उसका रिवीजन कर लो। अब मान लो आपको यहाँ पर अबाउंट्स मिला है, और जो बच्चे इस तरीके से करते हैं वो दोबारा गलतियां कम करते हैं। अबाउंट्स के साथ बच्चा लगता है इन, अबाउंट्स इन का मतलब होता है भरा हुआ। ठीक है, अबाउंट्स इन का मतलब होता है भरा हुआ। ठीक है, तो यूपी अबाउंट्स इन वाटर रिसोर्सेस, मतलब यूपी में वाटर रिसोर्सेस की कमी नहीं है, वाटर रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। और दूसरे वाले में कह रहा है, ठीक है, ये लिख रहा है एक्सीड, एक्सीड या एक्सीडेड लिख रहा है, एक्सीड या एक्सीडेड के साथ क्या यूज करते हो, टू। ठीक है, एक्सीड टू का मतलब होता है बच्चा सहमत होना। तो ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, वह मेरी रिक्वेस्ट से सहमत था। तो अबाउंट्स इन और एक्सीड टू बोथ आर करेक्ट, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, और इनमें क्या यूज करोगे वो मैंने आपको आंसर बता दिया। ठीक है, आइए बच्चा चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़िया है क्वेश्चन, नहीं सॉल्व कर पाओगे तो भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा कॉमन सेंस रखो, कई क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर लेते हो, उनके लिए प्रीवियस नॉलेज की आपकी जरूरत नहीं पड़ती है। ये लिख रहा है बच्चा कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, तोड़ो इसको, पहले ब्रेक करो। इसमें क्या कह रहा है, मोस्ट नियरली सेम, इसका मतलब सिनोनिमस निकालना है। यहां से बात पता चल रही कि बच्चा सिनोनिमस निकालना है। ठीक है, तो देखो जरा, इसको पहले तोड़ा हमने। ये लिख रहा है बच्चा ऐसे, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन ऐसे लिख रहा है। तोड़ो, CON अलग हुआ बच्चा, यहां से पहला स्टेप। दूसरा ये तोड़ लिया, तीसरा ये तोड़ लिया। TIUN लगने से क्या हो गया बच्चा, नाउन। GREG से क्या हो गया, ग्रुप। कौन का मतलब होता है टुगेदर, तो जब ग्रुप साथ साथ हो, मतलब कई लोग एक साथ हों, उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है एक तरीके की सभा। ठीक है, एक तरीके की मीटिंग। अब इन चारों में से देखो कौन सा बन रहा है, सक्सेशन आप जानते हो। ठीक है, और प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस से बना। अब आपसे पूछा जाए प्रोग्रेस और प्रोग्रेशन में क्या अंतर है, बताओ जरा। पैट्रोनेज, ये पैट्रॉन से संबंधित है, मतलब थोड़ा सा आइडिया लगा कि कहीं ना कहीं ये पैट्री वर्ड पिता के लिए आता है, याद है वो कराया था आपको लैटिन वर्ड्स में, तो वह इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पिता संबंधित है। असेंबली, असेंबलेज, असेंबली आप जानते हो, असेंबली का मतलब एक तरीके की सभा होती है, तो असेंबलेज। तो कॉन्ग्रीगेशन का सही सिनोनिमस वर्ड यही बना, सी वाला। ठीक है, क्लियर। चलो अगले वाले पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताओ बबुआ इसका आंसर। 15 का सही आंसर हुआ का हुई है। शी वॉज सॉरी शी डिड नॉट अटेंड हर फ्रेंड्स वेडिंग। ठीक है, शी वॉज सॉरी शी डिड नॉट अटेंड हर फ्रेंड्स वेडिंग। बताओ 15 का सही आंसर क्या कर पाओगे। कह रहा सी वॉज सॉरी, वो सॉरी कह रहे, सी डिड नॉट अटेंड हर फ्रेंड्स वेडिंग, अपने फ्रेंड की वेडिंग को अटेंड नहीं कर पाई, इस वजह से सॉरी कह रही है। रिग्रेट सी कांट हैव गॉन, was regretting she does not go, will regret she did not go, was regretting she could not go। ठीक, अब एक बात बताओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस। ठीक है, बैल बुद्धि से हट के बाहर आना, कॉमन सेंस लगाना, आंसर मिल जाएगा। ठीक, कैसे करोगे, देखो पूरा का पूरा सेंटेंस बच्चा पास्ट में है। ठीक है, कैसे है, वॉज सॉरी डिड नॉट आगे लिख रहा है, इसका मतलब कंप्लीट पास्ट है। आपको इनमें से पास्ट ढूंढना है कि पूरे में पास्ट हो। पहले वाले रिग्रेटेड लिख रहा है, बाद में कैन लगा रहा है, हट गया। वॉज लगा रहा है, डज लगा रहा है, हट गया, मारो गोली इसको भी। सी वाले पे विल लगा रहा है, डिड लगा रहा है, मारो गोली इसको भी। आगे आंसर कौन सा बच्चा, डी वाला, बिल्कुल आसान। बताओ इससे आसान क्या होगा, हौले हौले हो जाएगा, हौले हौले हो जाएंगे सारे क्वेश्चन है। आइए अगले वाले पे। अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, एक ऐसा व्यक्ति, आप कुछ और सोच रहे थे हौले हौले में। ठीक वापस आते हैं। अ मैन
हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, एक ऐसा इंसान जो लग्जरी में पैसा खर्च करता है, ठीक है, ऐसो आराम में खर्च करता है, शौक में खर्च करता है, ठीक है, बढ़िया लग्जरियस कार से चल रहा है, करोड़ों की कार है उसके पास है, नॉर्मल कार नहीं है, ठीक, करोड़ों की कार है उसमें चलेगा, ठीक। तो उस तरीके के पर्सन को क्या बोलोगे? एक्सटेम्पर, एक्स्ट्रावेजेंट, निम्फ, सर्ज, ठीक है। सर्ज का तो मतलब एक तरीके से बहुत तेजी का बहाव होता है, तो हटेगा, आवेग एक तरीके से कह सकते हो, डी वाला हटा पहले। निम्फ का मतलब एक तरीके की बहुत ही सुंदर युवती, जिसको आप अप्सरा कह सकते हो, उस तरीके का ये वर्ड है, तो सी वाला भी हटा। एक्सटेम्पोर होता है बिना किसी तैयारी के, जैसे एक्सटेम्पोर आप ऐसे बोलते हो विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, ठीक है, विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। जैसे आपको कोई स्पीच देने के लिए खड़ा किया गया, आप स्पीच दे रहे हो भाई, घर से कुछ कोई तैयारी नहीं की है आपने, ठीक है, और सडनली आप बोलने लग रहे हो, तो वह एक्सटेम्पोर स्पीच है। एक्सटेम्पोर स्पीच का मतलब, ठीक है, कि आप बोले जा रहे हो, कहे जा रहे हो बिना किसी प्रीवियस तैयारी के, ठीक है, बिना किसी प्रीवियस प्रिपरेशन के। एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है जो एक्स्ट्रावेजेंट करता है, इसका मतलब एक्स्ट्रा वेजेस खर्च करता है ना। इसको याद करने का तरीका भी आसान है। एक्स्ट्रा वेजेज, वेजेज का मतलब एक तरीके से वैल्यू, पैसे से है, तो जो अधिक पैसा खर्च करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। मतलब एक तरीके का लैविश इंसान, ठीक है, जो बिल्कुल लैविश लाइफ जीता है, ठीक, उसको बोलता है एक्स्ट्रावेजेंट, ठीक। समझ आ रही बात भाई? ठीक, तो ये एक्स्ट्रावेजेंट, इसका सही आंसर भी यही होगा, बी, एक्स्ट्रावेजेंट। आइए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका, वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, क्या कहोगे उसको? वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेज। पॉलीगैमी, पॉली मतलब मैनी, गैमी मतलब मैरिज, जिसने बहुत सारी शादियां कर रखी हूं, की हूं, ठीक है, उसको बोलेंगे पॉलीगैमी। सिस्टम को बोलेंगे, उसको इंसान को पॉलीगैमिस्ट बोलेंगे। ये पीछे सिखाया पर, इसीलिए कहते हैं वो कैप का भी एक बेसिक होता है, उसको भी आप सीखो। तो पॉलीगैमिस्ट एक ऐसा पर्सन जिसने बहुत सारी शादियां की है, बहुत सारी मैरिजेस की है। पॉलीगैमिस्ट एक ऐसा इंसान जो इंसान के लिए, पॉलीगैमी का मतलब एक सिस्टम जिसमें एक से अधिक शादियां करने की प्रथा है, ठीक है। पॉपुलर, पॉपुलर मतलब आप जानते हो, पैनेसिया, ठीक है, एशिया का पान बताया था, खा लो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, है, रामबाण औषधि है, याद कराया था निमोनिक से। तो पैनेसिया का मतलब रामबाण औषधि, ठीक है। अ मेडिसिन दैट क्योर्स ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज, ठीक है, जो सभी तरीके के रोगों को ठीक कर दे, उसको बोलते हैं पैनेसिया। पॉलीग्लॉट, यही सही आंसर होगा, बहुत सारी भाषाएं जानने वाला पर्सन। और एक आता है बच्चा लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट तो आप समझ गए यहाँ से, पॉलीग्लॉट जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो। और एक आता है बच्चा कौन सा आपका, लिंग्विस्ट होता है। लिंग्विस्ट का मतलब होता है बहुत सारी भाषाओं का जानकार व्यक्ति, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, उस पर्सन को बोलेंगे हम क्या, लिंग्विस्ट। लिंग्वा रूट वर्ड से बना है, लिंग्वा का मतलब लैंग्वेज से होता है, सिखाया पीछे आपको, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अ नंबर ऑफ advances in medicine would have been sooner if free inquiry had been common and orthodox thinking habits had been rare, persisted, inducted। भाई दो ऑप्शन तो इसमें है नहीं, चलो इसको छोड़ते हैं फिलहाल, अगले वाले पे आते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द सिनोनिमस ऑफ गिवन वर्ड, इस वर्ड का आपको सिनोनिमस वर्ड बताना है। रिकवर, रिकवर मतलब फिर से कवर हो जाना, दोबारा फिर से ठीक हो जाना। रिकप, रिवाइव फिर से जिंदा हो जाना। हील मतलब घाव का भरना होता है। रिटर्न वापस होना होता है। तो राइट आंसर रिकवर का रिकप होगा, पहला वाला, ए वाला। आइए आखिरी सवाल, हमारे इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर, यू आर केयरलेस। क्या करोगे बच्चा? 20 का सही आंसर बताओ।
कह रहा है यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर, तुम्हें इलेक्ट्रिक वायर नहीं टच करने चाहिए जब तक कि तुम केयरलेस नहीं होगे। ठीक है, तो अगर आप केयरलेस नहीं हो तो आप क्या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करेंगे। व्हेन, देन, अनटिल, अनलेस। ठीक है, तो व्हेन हटा, देन हटा। अच्छा व्हेन लगा लेते लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहला वाला निगेटिव दे रहा है, तो व्हेन हटा, देन तो वैसे भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे आपके कौन से, दो ही बच्चे, अनटिल, अनलेस। तो राइट आंसर कौन सा होगा, अनलेस। चलिए, तो ये रहा आज की सभा का हमारा आखिरी सवाल था। ठीक है, आज के समाचार यहीं खत्म करने की अनुमति दीजिए। मिलेंगे दोस्त कल एक नए सेशन में, नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। तो बोले भाई बाके बिहारी लाल की जय। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।